दोस्तों वैसे तो दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसीज ने काफी हैरत अंगेज कारनामे किए हैं, जिनमें से कुछ तो इतने अविश्वसनीय थे जिन्होंने आज के मानव सभ्यता की तस्वीर ही बदल दी। सैटेलाइट भेजने से लेकर रॉकेट लॉन्च करना हो या दूसरे ग्रहों तक जाना हो, ये सारे बेहद ही क्रांतिकारी कदम माने जा सकते हैं, जिनके कारण स्पेस साइंस आज जितना समृद्ध बन पाया है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि समृद्धि में सबसे ज्यादा योगदान नासा ने ही दिया है। पर क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि 1960 के दशक में नासा ने लगभग 50 करोड़ नीडल्स को स्पेस में भेजने की ठानी थी। जी हाँ, 50 करोड़ सुइयों को स्पेस में भेजने की ठानी थी और उनसे एक आर्टिफिशियल रिंग अर्थ के चारों ओर बनाना चाहा था। सुनकर बहुत ही अजीब लगता है ना, पर यह बात 100% सच है। और नासा ने ऐसा करने की क्यों सोची और किन हालातों में सोची, यह बात सुनकर या तो आप अचंभा से भर जाएंगे या तो आपको इस बेवकूफ़ी से भरे कदम पर हंसी आएगी। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए पता लगाते हैं उन अनसुने किस्से के बारे में जब नासा ने धरती के चारों ओर 50 करोड़ सुइयों को भेजने का निर्णय लिया था। साल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जब नाजियों ने अपने आप को सरेंडर कर लिया और हिटलर की मौत हो गई, तो इस घटना के बाद पूरी वैश्विक राजनीति हिल गई। कई ऐसे देश जो आपस में बहुत ही मजबूत गठबंधन बनाकर चला करते थे, वो सभी अचानक से विभाजित हो गए। और द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ब्रिटेन जैसे देशों ने धीरे धीरे युद्ध से जूझ रहे देशों के साथ अपना पत्ता साफ कर लिया और सभी देश एक संधि पूर्वक बंधन में बंधने लगे। लेकिन युद्ध के खत्म हो जाने के बाद भी ऐसे दो देश थे जिनकी आपस में किसी भी वक्त बड़ी ही विध्वंसक लड़ाई हो सकती थी, और वह दो देश थे अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिसे वर्तमान में आप रशिया के नाम से जानते हैं। इन दोनों देशों के बीच में कुछ इस तरह की खटास आ चुकी थी कि ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ जंग से ही नहीं जूझते रहते थे, पर फिर भी इन दोनों देशों के बीच जंग की परिस्थिति 24 घंटे 7 दिन बनी रहती थी। और इस दौर को बड़े बड़े इतिहासकार और लेखक द कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। इस बीच इन दोनों ही देशों के बीच में तनाव और असुरक्षित वातावरण बना रहता था, जहां कब किस ओर से हमला हो जाए इसका किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था। और कोल्ड वॉर के इसी युग के बीच में 29 जुलाई सन 1958 में अमेरिका में नासा की स्थापना की गई। नासा के स्थापित होने का सबसे मुख्य कारण यह था कि अमेरिका सिर्फ जमीनी स्तर पर ही अपना वर्चस्व सीमित ना रखे, बल्कि उसका यही साम्राज्य अंतरिक्ष में भी जोरों शोरों से फैले। और इसी मकसद के साथ नासा को आगे बढ़ाया गया। लेकिन देश भर में हर पर मंडरा रहे खतरे के कारण अपने शुरुआती दौर में नासा को अमेरिकी सेना के अंतर्गत रखा गया था, जिसका मतलब कि अमेरिकन डिफेंस मिलिट्री नासा के हर एक फैसले में उस समय अहम किरदार निभाया करती थी। स्थापना के 1 से 2 साल बाद अमेरिका को ऐसी आशंकाएं होने लगी कि सोवियत संघ बहुत जल्द ही उन पर कोई बड़ा हमला करने की साजिश कर रहा है, लेकिन उनके पास इस बात के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे। और दुनिया के अलग अलग कोनों में कुछ देश अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से उबर रहे थे, जिसका मतलब कि अगर वह बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाते तो वो उनके ही विध्वंस की वजह बनता। अब इस परिस्थिति में खतरे की घंटी के बीच अमेरिका के पास एक ही विकल्प बचा था कि वो रशिया के हमला करने का इंतजार करे और जब भी ऐसा कुछ हो जाए तब दुनिया भर में अपना संदेश पहुंचाए। पर उस दौरान एक सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उस दौरान लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशंस आज की तरह नहीं हुआ करते थे कि बस एक बार टेलीफोन घुमाया, किसी देश में फोन किया और फिर वहां की सेना अपनी पूरी गति से हमारे देश में सहायता के लिए आ जाए। लेकिन इस बात का मतलब यह नहीं है कि उनके पास ज्यादा दूरी तक अपना संदेश पहुंचाने का कोई माध्यम ही नहीं हुआ करता था। उस समय लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशंस के लिए सिर्फ 2 मीडियम मौजूद थे। पहला मीडियम था अंडर सी केबल्स के थ्रू। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस तरीके में समुद्री स्तर के नीचे बिछी तारों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश पहुंचाया जा सकता था। लेकिन यह तरीका बहुत ही ज़्यादा समय लिया करता था और वह संदेश सही जगह पर पहुंचेगा या नहीं, या बीच में कहीं कोई उन केबल्स के साथ कोई छेड़खानी ना कर ले, यह सभी डर इस तरीकों को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनाते थे। पर इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी था, लेकिन वो दूसरा तरीका भी इसी की तरह और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, जिसे उस दौर में कहा जाता था ओवर द होराइजन रेडियो मीडियम।
इस तरीके में मैसेज को कुछ ऐसी रेडियो वेव्स के थ्रू भेजा जाता था जो हमारी धरती के ऑर्बिटल पॉइंट में मौजूद होराइजन और आयनोस्फीयर में उपस्थित आयन से रिफ्लेक्ट होकर कर्वेचर के अलग अलग हिस्सों से टकराकर ट्रैवल करे और बाद में हमें वो मैसेज जिसको भी भेजना है वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा माध्यम था जिसकी असफलता की पूरी गुंजाइश हुआ करती थी, क्योंकि आयन ट्रांसमिशन के भरोसे पर प्रयोग की जाने वाली यह टेक्निक सिग्नल के अलावा ऐसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती थी जिससे इसके संदेश के सही जगह पर पहुंच पाने के चांसेस 1% से भी कम हो जाते थे। यह तरीका कितना असरदार निकलेगा और सफल हो पाएगा कि नहीं, यह बात कई चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे जब मैसेज भेजा जा रहा है तो साल का कौन सा समय है, उस समय दिन है या रात, मौसम कौन सा है, अगर सूरज निकला है तो वो किस तरह से अपना इफेक्ट आयनोस्फीयर पर डाल रहा है, वगैरह वगैरह। और अगर कोई इन सभी बातों को कैलकुलेट करने बैठेगा तो पूरी बाजी हाथ से निकल चुकी होगी और तब भी उनकी कैलकुलेशंस खत्म नहीं हो पाएगी। इन सभी समस्याओं से अमेरिका त्रस्त था और उसे तलाश थी किसी ऐसे मसीहा की जो उसकी सभी समस्याओं को निवारण कर दे। तभी सन 1960 के आसपास MIT में पढ़ रहा एक बुद्धिजीवी वैज्ञानिक वॉल्टर ई मोरो के जहन में एक ख्याल आया कि अगर वो लोग धरती के चारों तरफ किसी तरह से कॉपर के नीडल्स फैला देंगे तो उससे लॉन्ग रेंज मैसेज ट्रांसमिशन उस समय के मुकाबले 15 गुना ज्यादा तेजी से और एक्यूरेसी से ट्रांसमिट हो सकेगा। जब उन्होंने अपना ये आइडिया मिलिट्री को प्रपोज किया तो मिलिट्री को इसमें काफी दम लगा और उन्होंने कालीन भैया की तरह गर्दन मटकाते हुए इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने की अनुमति दे दी और इस बड़े से प्रोजेक्ट को नाम दिया गया प्रोजेक्ट वेस्टफोर्ड। इसमें अमेरिका ने ऐसा सोचा था कि वो धरती के चारों तरफ अलग अलग एंगल्स में कुल मिलाकर 50 करोड़ तांबे की सुइयां फैला देंगे जिनकी लंबाई तकरीबन 0.5 इंच के बराबर हुआ करेगी। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक इन सुइयों को कई इंस्टॉलमेंट्स में अंतरिक्ष में फैलाया जाएगा और वह भी कुछ इस तरह से कि इनका कनेक्शन पूरी धरती के चारों तरफ फैल जाए, जिससे कोई भी ट्रांसमिटेड सिग्नल बिना किसी समस्या और असफलता के सही जगह पर पहुंच जाए और अमेरिका को जब भी अपने दूर देशों को मदद के लिए बुलाना होगा वह उन्हें बुला ले। जैसे कि हमने बताया था कि उस समय नासा मिलिट्री के अंतर्गत आती थी, जिसके कारण बाकी सभी कामों को छोड़कर इस प्रोजेक्ट को सबसे अधिक प्रधानता दी गई और प्रायोरिटी में होने के कारण सबसे तेजी से काम इसी मिशन पर शुरू किया गया। हालांकि इससे दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और उन्होंने इस बात का विरोध भी किया, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं सोलर एंटिटीज से आने वाले फोटोन्स डिफ्लेक्ट हो सकते थे, जिनकी वजह से उनकी सालों की रिसर्च बेकार हो सकती थी। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या यह भी थी कि इससे काफी मात्रा में स्पेस जंक्स अंतरिक्ष में फैल जाता और अगर एक भी निडल इधर से उधर हो जाती तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क टूट भी सकता था। लेकिन ये वो दौर था जहां पर अमेरिका किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था और इसीलिए उसने इन सभी विरोधियों की चिंता किए बगैर अपने इस काम को बिना किसी रोक टोक के जारी रखा और सफलता की ओर अपने कदम और तेजी से बढ़ाता गया। दस्तावेजों और सबूतों के हिसाब से अक्टूबर 1961 के आसपास इसी कदम को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए लगभग 2 स्पेसक्राफ्ट्स अंतरिक्ष में छोड़े गए, जिनमें से पहला तो किसी अज्ञात कारण के चलते असफल निकला और लाखों सुइयों में से सिर्फ 3 या 4 ही सही जगह पर पहुंच पाई, पर वहीं दूसरा स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से सफल साबित हुआ और नासा अपने वेस्टफोर्ड प्रोजेक्ट के पहले चरण में कामयाब निकला। लेकिन दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट इतने में शांत नहीं रहे और उन्होंने अपना आक्रोश इसके प्रति और ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे नासा पर भी थोड़ा सा दबाव पड़ा और इसी कारणवश इस मिशन का तीसरा स्पेसक्राफ्ट कभी भी अंतरिक्ष में नहीं भेजा गया। हालांकि आगे आने वाले समय में जब आधुनिक तौर से रिसर्च की गई तो यह पता चला कि वह तरीका बिल्कुल बेकार था, क्योंकि इन सभी कॉपर नीडल्स का एक जगह पर स्थिर रहना, वो भी अंतरिक्ष जैसे किसी जगह पर, असंभव से कम नहीं था। इसके अलावा सूर्य के द्वारा आने वाले सोलर स्टॉर्म्स इनको ध्वस्त करने में कोई असर नहीं छोड़ते। इन सभी बातों के चलते आज हमारे सामने परिणाम साफ है। नासा की सारी मेहनत और पैसा बेकार निकला और आज अंतरिक्ष में उन लाखों नीडल्स में से सिर्फ 4 या 5 सुई ही मौजूद होंगी, क्योंकि 5 साल के अंदर ही सूर्य द्वारा आने वाले सोलर स्टॉर्म्स
उन सभी सुइयों को ध्वस्त कर चुके होंगे। ऊपर से स्पेस में कंडीशंस इतनी हार्श होती है कि वहां पर इतने स्टेबलाइज्ड तरीके से कोई भी आर्टिफिशियल एंटिटी इस तरह से बिना किसी आउटर फोर्स के स्थिर रह ही नहीं सकती। और इन द एंड इसे स्पेस साइंस के इतिहास की सबसे बड़ी बेवकूफी मानी गई। और आज अगर कभी इसका जिक्र किया भी जाता है तो सिर्फ पागलपन से भरे बेबुनियाद किस्सों में से एक के तौर पर ही इसे शामिल किया जाता है। अब साइंस की दया से आज हमें ऐसे किसी भी पागलपन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास इतना अच्छा सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो बिना किसी समस्या के हमें आज भी विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। और यह सिलसिला आगे जाकर और भी कई बेहतरीन मोड़ हमें दिखाता रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशंस के लिए वह लोग और कौन से तरीके खोज सकते थे? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया तो जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।